पढ़ने के बाद भी जब नहीं बनते क्वेश्चंस तो कहीं ना कहीं वो डिमोरलाइज हो जाता है। तो वो कैसे आपने फेस किया, कैसे वहां से ओवरकम किया? इसके लिए एक बार एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था 4 वर्ड्स। एक क्लास 10 की लड़की ने पूछा था कि उनसे पूछा था कि व्हाट इज द की टू सक्सेस, तो फिर उन्होंने बताया था कि हैव अ ग्रेट एम, आपका एम बड़ा होना चाहिए, ऑलवेज बी हार्ड वर्किंग, आपको हमेशा रहना चाहिए और उसके लिए हमेशा डेडिकेशन रहना चाहिए। 3 पॉइंट्स। उसके बाद फिर चौथा बोला था आपको पैसिफाई रहना चाहिए और सक्सेस के लिए अपना डिटर्मिनेशन पूरा रहना चाहिए। तो अभी तक की कैसी जर्नी रही है आपकी, मतलब क्या क्या चीजें आपने सोची थी, कब इसके बारे में आपको पता चला, कब आपने स्टार्ट किया, वो आप बताइए जरा। यस सर, मैंने इसकी जर्नी क्लास 9 से ही स्टार्ट की थी। क्लास 9 में जब मैं था तब मैं जब ये एग्जाम उस समय जनवरी में होने वाला था, तो फिर मैंने उसकी जर्नी ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर के अराउंड स्टार्ट की थी क्लास 9 में। तो फिर उस समय स्टार्ट की थी, तो उस समय उसके बारे में एकदम नया नया पता चला था। तो फिर उसके बाद फिर जर्नी स्टार्ट की थी, फिर एकदम नया टॉपिक्स आ गया, जैसे कि बहुत सारे टॉपिक्स नए आ गए। थर्मोकेमिस्ट्री आ गया, उसमें वेक्टर्स में पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ गया, बहुत सारा चीज आ गया। बायोलॉजी में भी जेनेटिक्स, उसके बाद फिर बहुत सारे चीज आ गए, जिसके कारण फिर थोड़ा अजीब सा लगने लगा कि हाउ विल आई क्वालिफाई दिस एग्जाम। सो फिर उस समय दिया था, तो फिर उस समय अच्छा स्कोर नहीं आया, तो उस समय बस अराउंड 16 to 17 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 120। तो उसके बाद फिर इस साल किया, तो इस साल पता चला कि ये एग्जाम क्वालिफाई करना ऐसा नहीं है कि आप पूरा रट लो, आपको कुछ मेमोराइज करना, ऐसा कुछ नहीं है, आपको उसको अंडरस्टैंड करना टॉपिक्स को। तो फिर मैंने अंडरस्टैंड किया, पीवाईक्यू सॉल्व किए, तो फिर उसके बाद फिर समझ आया कि अच्छा ऐसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। फिर उसके बाद फिर मैं जब पिछले साल क्वेश्चन पेपर बनाने बैठता हूँ तो फिर लगता है कि कितना आसान है। तो फिर ऐसा नहीं, अगर आपके पास साइंस के लिए लव है, आपके पास एफेक्शन है उसके लिए, तो फिर आप आराम से इस ओलंपियाड को क्वालिफाई कर सकते हैं। 9th 10th एनसीईआरटी आप पढ़िए, आप आराम से क्वालिफाई हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब जैसे एक अभी मैं इसके पहले भी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी मेरी, तो उन्होंने भी सारी चीजें बताई, लेकिन एक क्वेश्चन जो मेरा रह गया था, दैट इज कि जब हम एनटीएससी, मान लो काफी बच्चे एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं और काफी बच्चे आईक्यूजीएस को भी टारगेट कर रहे होंगे, आईक्यूजीएस को, तो कैसी डिफरेंट दोनों में सिलेबस का कैसा डिफरेंट पैटर्न रहता है? क्या दोनों सेम है या काफी डिफरेंस है उसमें? ऑन एन अप्रॉक्स बात किया जाए तो पेपर सेम होता है, बहुत सारा डिफरेंस नहीं रहता है। ये इस पेपर में क्या होता है, एप्लीकेशन बेस्ड पूछता है। आप स्टेज 1 में कंपेयर किए होंगे कि ज्यादातर क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है कि हाँ ये इसमें ऐसे अप्लाई होंगे, सेम क्वेश्चंस हर साल सेम आता है। लेकिन स्टेज 2 एक्सपेरिमेंट करता है, इट एक्सपेरिमेंट्स एंड एनालाइज एंड देन पुट सम न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच इज एवरी टाइम न्यू टू एवरी स्टूडेंट। एंड आल्सो इसमें ऐसा होता है कि अगर आप 9th 10th पढ़े हुए अच्छा से पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ, तो फिर आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। आप एमएएस के ऊपर क्वालिफाई कर सकते हैं, जो मिनिमम एडमिसिबल स्कोर होता है उसके आप ऊपर आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने खुद एनालाइज किया था इस साल का पेपर को, तो अराउंड आप अगर आप फिर एनसीईआरटी 9th and 10th या फिर अदर साइड रेफरेंस बुक आप फॉलो करते हैं, तो फिर उससे आप आराम से 60 मार्क्स अबव स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप 60 मार्क्स आराम से अबव स्कोर कर सकते हैं, तो फिर तो आप ऑलरेडी क्वालिफाई कर जाएंगे इस एग्जाम। बिल्कुल। अब इसके बाद जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब हम स्टार्ट करते हैं, है ना, जैसे तुमने जब शुरू किया होगा तो तुम्हें नॉलेज एकदम जरा सा भी नहीं रहा होगा आईक्यूजीएस के बारे में कि क्या है, तो तुम्हें पहले कंप्लीट नॉलेज तुमने कहाँ से गेन करी? क्योंकि हमें जब पता ही नहीं होता किसी एग्जाम के बारे में, तो हम उसको जब तक जानेंगे नहीं तब तक तैयारी कर नहीं पाएंगे। अब जैसे एनटीएससी के बारे में हम लोग फोकस कर रहे हैं, लेकिन आपने कैसे उन चीजों को समझा कि मुझे ये करना है, खुद से डिसीजन लिया कि मुझे ये करना है, वो फीलिंग्स आई कहाँ से आपके? सर इसके बारे में पहले मेरे कुछ फ्रेंड्स दिए थे। पहले मेरा एक फ्रेंड केशव है, उसने दिया था पहले, तो फिर मेरे को उससे पता चला कि हाँ ऐसा भी एग्जाम होता है। तो फिर उसने मेरे को फिर कुछ मटेरियल भी भेजा था। उसके बाद फिर मैंने देखा, उसके बाद फिर मैंने कुछ बुक्स भी खरीदे। उसके बाद फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे फिर उसके तरफ फिर क्या बोलते हैं, उसकी तरफ डेडिकेशन बढ़ने लगा, क्योंकि मैं 9th में उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो तभी से मेरे को लगा कि इस साल तो मेरे को क्रैक करना ही है। तो फिर उसके लिए
मैंने पूरा फिर मटेरियल खरीदा। क्लास 11th का एनसीईआरटी लोग बहुत बोलते हैं कि 11th का एनसीईआरटी एचसीवी अच्छी वर्मा सॉल्व करना चाहिए, लेकिन वैसा कुछ मेरे हिसाब से नहीं है। मतलब कि हाँ, उससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैंने भी पढ़ा है उससे एचसीवी से, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा उसी से पूछता है कि आपको पूरा 11th 12th पढ़ना पड़ेगा उसके बाद ही क्वालिफाई कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है, ऐसा टाइप का कुछ नहीं एग्जाम में। तो फिर अगर आपका 9th 10th का क्लियर है तो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। ओवरऑल मतलब 9th 10th अच्छे से अगर बढ़िया लेवल पे एनटीएससी लेवल पर आपने पढ़ा है तो एटलीस्ट आप स्टेज 1 और स्टेज 2 में, और स्टेज 1 को आपने बताया कि मतलब बेसिक्स नॉलेज चेक किया जाता है, स्टेज 2 में प्रैक्टिकल नॉलेज बेसिकली, है ना? बहुत बढ़िया। अब इसके बाद दैट इज आपकी स्ट्रेटजी क्या रही? लाइक आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा किए कि थियरी पे ज्यादा फोकस किया? मतलब क्या पहले थियरी गेन करनी चाहिए या फिर दोनों साथ ही आपने किया? वो क्या स्ट्रेटजी आपकी थी बेसिकली? Yes sir, मैंने इसे टॉपिक्स वाइज डिवाइड किया। आई हैड डिवाइडेड एवरी चैप्टर इनटू वेरियस टॉपिक्स। जैसे कि हम लोग फिर चलिए केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट आता है, इसमें स्टोइशियोमेट्री आता है। तो उसको मैंने बहुत सारे में डिवाइड कर दिया कि जैसे कि पहले मैं मोल्स करूंगा, उसके बाद फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा, देखूंगा कि कहाँ गलती हो रहा है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, फिर मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी ये सब में गया, फिर पीएच वो सब में भी गया। उसके बाद फिर ऐसे करके फिर ग्रेजुअली किया। उसके बाद फिर कंप्लीट चैप्टर प्रैक्टिस टेस्ट किया। उसके बाद फिर ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे अलग से कुछ मटेरियल कहता है कि क्वेश्चंस के लिए अलग ही, वैसा कुछ नहीं किया कि हमारे पास पहले से ही 10 साल के पीवाईक्यूज आईएपीटी की वेबसाइट पे अपलोडेड है। तो फिर उसी से क्वेश्चंस किया, उसके बाद फिर प्रैक्टिस किया। और फिर ऐसा कुछ खास नहीं है कि अलग से ही कुछ ऐसे करके मैंने कुछ किया है, वैसा कुछ नहीं है। मतलब आपने 9th 10th के साथ ही इसको आराम से धीरे आप मेहनत करते गए हैं। यस सर। और सबसे बड़ा फैक्टर आई थिंक कंसिस्टेंसी आपकी रही होगी कि आपने लगातार उसको किया है, और सेल्फ कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, 3 चीजें रिक्वायर्ड हैं इस एग्जाम के लिए। और इस अगर आप एनटीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। एक छोटा सा मैं दैट इज अलग पूछना चाहूंगा कि इस एग्जाम का मान लीजिए आपके जूनियर्स जो हैं उनको बेनिफिट क्या मिलेगा अगर इसकी प्रिपरेशन वो कर रहे हैं, तो उनको किस तरीके से एनटीएससी से हट के क्या बेनिफिट मिलने वाला है, वो जरा इस बारे में आप बताएं। यस सर, अभी हम लोग जैसे कि बहुत बच्चे जो साइंस के लिए ऑप्ट करते हैं या फिर मैथ्स के लिए ऑप्ट करते हैं, वो जरूर 11th 12th में जेई या नीट की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए आपके पास अपर एज होता है कि हाँ आप ये टॉप 300 में आए, क्योंकि इस साल सेलेक्ट हुए टॉप 300 बच्चे। तो फिर आपके पास कॉन्फिडेंस होता है कि यस मैंने ये क्वालिफाई किया नेशनल लेवल पे एग्जाम। तो फिर एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। उसके बाद फिर आप इसके लिए तैयारी करते हैं तो फिर आपको कुछ बेसिक नॉलेज भी होता है 11th 12th का, कि जैसे कि बहुत सारे चीज होते हैं। तो फिर उससे हम लोग नॉलेज गेन करते हैं, तो फिर उसके लिए भी बूस्ट मिलता है कि हाँ इतना मतलब कि मेरे पास अपर एज है कि दूसरे के मुकाबले की वो अभी न्यू स्टार्टिंग कर रहे हैं लेकिन मैं पढ़ा हुआ हूँ। तो फिर अंडरस्टैंडिंग जो ब्रिज होता है ना 10th और 11th के बीच, वो बहुत बड़ा वास्ट डिफरेंस रहता है, पर वो गैप को वो ब्रिज अप कर देता है, जिसके कारण आपका जब आप जेई और नीट की तैयारी करते हैं तो फिर उसमें आपको बहुत सारा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्विट कर देते हैं, बर्डन इतना ज्यादा आ जाता है 11th 12th में, तो फिर ये एग्जाम बहुत बेनिफिशियल है मेरे हिसाब से, इसको जरूर देना चाहिए। बिल्कुल। अब एक जो सबसे मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है, भैया हमारी 9th और 10th की प्रिपरेशन खराब हो जाती है अगर हम किसी ओलंपियाड की तैयारी करते हैं, तो इसको कैसे आप एक्सप्लेन करोगे कि आपने 9th 10th भी अच्छा करा, आपने ओलंपियाड भी अच्छा करा, तो कैसे? यस सर, देखिए ऐसा तो नहीं है कि अगर आप ये ओलंपियाड देने जा रहे हैं तो आप बस 9th और 10th एनसीईआरटी पढ़ दिए तो सब कुछ हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको इसके एक्स्ट्रा तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बोर्ड की तैयारी करूंगा तो फिर मैं ये भी क्रैक कर जाऊंगा, इसके लिए ऐसा नहीं है। आपको एप्लीकेशन बेस्ड रहना पड़ेगा। आपको जो भी पढ़े हैं 9th 10th में उसको आपको अप्लाई करना सीखना होगा, क्योंकि पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, वो उसमें साउंड का आया था कि मोबाइल का नेटवर्क कैसे ऐसे जा रहा है, तो फिर उसमें आप मोबाइल तो फिर वो सब हम लोग तो ऐसा कुछ पढ़े ही नहीं है, तो फिर आपको एप्लीकेशन बेस्ड बनना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, मैं बोलूंगा कि बहुत ही इम्पॉसिबल टाइप का है। इसको साथ साथ में कर सकते हैं, क्योंकि इस साल मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि इस साल के जो बहुत सारे क्वेश्चंस है वो 9th और 10th बेस्ड कॉन्सेप्ट से आया है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से आया है, इलेक्ट्रिसिटी से आया है,
कुछ कुछ ऑप्टिक्स से भी आया है, उसके बाद फिर बहुत सारे बायोलॉजी में भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से आया है, उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से है, बहुत सारे। तो फिर आराम से क्वालिफाई किया जा सकता है। बिल्कुल। अभी मान लीजिए आपने स्टेज 1 कर लिया, क्वालिफाई, स्टेज 2 का आपने एग्जाम दे दिया होगा, है ना। अब स्टेज 2 का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आप कैंप के लिए जाओगे, राइट। तो मान लो अगर ये वाला प्रोसेस आप कर लेते हो, है ना, होप कि आपका सारे स्टेजेस क्लियर हो जाए, तो फ्यूचर गोल्स आपके क्या क्या हैं अभी के लिए? यस सर। हाँ, अगर मैं ये क्वालिफाई कर जाता हूँ तो फिर ये अपने आप में ही बहुत बड़ा प्रेस्टीज है कि मैंने टॉप 35 में आ गया, INJS को क्वालिफाई किया, तो फिर उसका तो अलग ही प्रेस्टीज है। उसके बाद फिर क्या होता है कि हाँ, हमको बूस्टअप मिल जाता है कि ऐसे कि हाँ मैं कर सकता हूँ। एक मोरल बूस्टअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि फिर अगर आप 11th-12th में हो तो फिर आपको है ही नहीं कि मेरे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आई कैन नॉट क्रैक दिस एग्जाम, मेरे से जेई नहीं होगा, मेरे से नीट नहीं होगा, मेरे से KVPY नहीं होगा, मेरे से सीनियर ओलंपियाड्स नहीं। अगर क्योंकि उस समय वो ऐसा पॉइंट आ जाता है कि हर्डल्स इतने सारे बढ़ जाते हैं, बैकलॉग्स इतने बढ़ जाते हैं कि आप क्विट करने पे आ रहे होते हैं। लेकिन अगर आप ये ओलंपियाड्स देते तो फिर आपका बूस्टअप बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। तो फिर अगर मैं क्वालिफाई करूंगा तब तो बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल आप करेंगे, आपकी मेहनत जरूर आपकी रंग लाएगी। और अभी जैसे हमारे साथ जुड़े होंगे क्लास 9th के बच्चे और कुछ क्लास 10th के बच्चे जो भी मूव किए हैं 9th to 10th एंड 8th to 9th, तो आप सबसे पहले 9th वालों को क्या सजेशन देना चाहोगे, उसके बाद फिर 10th वालों के लिए आप कि कैसे वो अपनी प्रिपरेशन करें, क्या स्ट्रेटजी रखें? क्योंकि हो सकता है आपको तो 9th के मिड में पता चली थी सारी चीजें, तो जो बच्चा अभी 9th में एंटर कर रहा है तो उसके लिए तो काफी आसान है चीजें। तो एक पाथ जो आप उनको दिखा पाए ताकि वो शुरुआत से ही वो सारी चीजें करें जो आपने स्टार्टिंग में मिस करी थी। यस सर। सबसे पहले आपको कंसिस्टेंट रहना, यू हैव टू ऑलवेज बी कंसिस्टेंट। जो भी आप पढ़ रहे हैं आप रेगुलर बेसिस में करें। अगर आप आज पढ़े टॉपिक तो आज ही करें, उसको बाद के लिए डिले ना करें, क्योंकि फिर वो बैकलॉग बढ़ते जाता है और उसके बाद फिर आखिर में हर्डल आ जाता है, पूरा जमा हो जाता है, पूरा इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण फिर ऐसा फिर हम लोग फिर उसको नेग्लेक्ट करने लगते हैं कि छोड़ो ना बाद में करेंगे। तो फिर वैसा नहीं करना है, कंसिस्टेंट रहना है, हार्ड वर्किंग रहना है। और फिर अगर आप 9th में है तो फिर आप 9th का NCERT अच्छा से पढ़े। उसके बाद फिर अलग अलग साइड रेफरेंस बुक है, जैसे कि बहुत लोग एस्टान भी फॉलो करते होंगे, तो फिर एस्टान पढ़े, उसमें बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहता है। उसके बाद फिर और भी अदर बुक्स फॉलो करते हैं। उसके बाद फिर जो 9th में बच्चे होते हैं वो तो NTSC के लिए बहुत सारे लोग एम भी करते हैं कि हाँ मेरे को 10th में NTSC देना है, तो फिर उसके लिए आप एम करके चल रहे हैं। तो फिर आप तो कुछ टॉपिक्स क्लास 10th का भी करते होंगे, तो फिर अगर आप उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो साइड बाई साइड आपका NTSC भी होते जा रहा है आपका, फिर उसके बाद फिर IOQJS भी होते जा रहा है। तो फिर ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं कर सकते, कर सकते आराम से 9th में भी क्वालिफाई। बिल्कुल। और क्लास 10th के लिए भी यही सेम चीज होगी कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, सिलेबस पे स्टिक करके रहना है। बेसिकली IOQJS का तो काफी बच्चे बोलते हैं कि फिक्स सिलेबस नहीं है, और वो फिक्स भी है कि फिक्स सिलेबस नहीं है। यस सर, बट एक मेजर आइडिया होता है कि 9th और 10th आपने अगर अच्छे से पढ़ी हो, थोड़ी बहुत चीजें आउटर से आती, राइट, बट आप क्वालिफाई कर सकते हो, इतना 9th 10th है। बिल्कुल। यस सर। और आई होप आप NTSC के लिए भी अप्लाई किए होंगे और वेट कर रहे होंगे, है ना? अभी तक तो डेट्स नहीं आए। हाँ, वो तो सारे बच्चे वेट कर रहे हैं। एक मेजर क्वेश्चन जो आता है कि हर एक बच्चा जो तैयारी करता है किसी भी एग्जाम के लिए, बीच में कहीं ना कहीं उसको डिमोटिवेशन फील करना पड़ता है कभी कभी। जैसे जब उसको आगे का पाथ नहीं दिखता, लाइक वो कैलकुलेशंस करता है, नहीं बनते, पढ़ने के बाद भी जब नहीं बनते क्वेश्चंस तो कहीं ना कहीं वो डिमोरलाइज हो जाता है। तो वो कैसे आपने फेस किया, कैसे वहां से ओवरकम किया, वो आपका दैट इज कैसे आपने किया? इसके लिए एक बार APJ अब्दुल कलाम ने कहा था 4 वर्ड्स। एक क्लास 10th की लड़की ने पूछा था कि उनसे पूछा था कि व्हाट इज द की टू सक्सेस, तो फिर उन्होंने बताया था कि हैव अ ग्रेट एम। आपका एम बड़ा होना चाहिए। ऑलवेज बी हार्ड वर्किंग आपको हमेशा रहना चाहिए, और उसके लिए हमेशा डेडिकेशन रहना चाहिए। 3 पॉइंट्स। उसके बाद फिर चौथा बोला था आपको पैसिफाई रहना चाहिए, और सक्सेस के लिए अपना डिटर्मिनेशन पूरा रहना चाहिए। तो फिर ये सब अगर आपके पास है, अगर आपके पास डीमोटिवेशन आ रहा है तो आपको उस दिन को याद करना चाहिए कि मैं इसके लिए प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट किया था। मैं इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मेरे को ये क्वालिफाई करना है, इसलिए मैं स्टार्ट किया था।
तो फिर उस दिन को याद करना चाहिए, उसके बाद फिर उसको रिमेम्बर करके हमको आगे में प्रिपरेशन करना चाहिए। कि मेरे लाइफ में भी ये आया है, IUQJS में मेरे लाइफ में भी आया है कि बहुत बार लगा कि मैं क्विट कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ कि नहीं होगा मेरे से। तो फिर मैंने समझा कि मैंने ये के लिए एम किया कि मेरे को ये क्वालिफाई करना ही है एट एनी कॉस्ट। तो फिर वो डिटर्मिनेशन अगर आपके पास है, और आप भी बीच बीच पे सर आप तो मोटिवेशन देते ही रहते हैं, तो फिर मोटिवेशन का तो भरपूर समाधान आपके पास है। तो फिर उसके लिए तो फिर कुछ कहना ही नहीं है, मोटिवेशन तो सब जगह है, बस आपको डिटर्मिनेशन रखना है और अपना जो गोल है उसके लिए पूरा सीसलेसली वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है और मेहनत करना है। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन यही रहेगा कि एम टारगेट करो और ऑनेस्टी से बिना किसी चीटिंग की आप मेहनत बस करते जाओ, जरूर क्वालिफाई करोगे। बिल्कुल बस इतना ही यार, और आई होप कि आपका सारे स्टेजेस क्लियर हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से आप मेहनत करते रहो, और जितने भी जूनियर्स हैं उनको भी ऑल द बेस्ट, आपको भी ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए कि आप सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करो। द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फ्रॉम मी। ओके, चलते हैं, बाय बाय।